हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है पूरा वीडियो देखना। आज के बाद मध्य प्रदेश के खनिजों से संबंधित किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के संपूर्ण खनिजों को इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को याद कराने वाला हो। यदि याद ना हुए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना, तुरंत इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसा आप जानते हैं, यदि किसी भी राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं तो वह राज्य विकसित राज्य कहलाता है। उस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, शिक्षा की व्यवस्था, उनका लाइफ स्टाइल एक अद्भुत प्रकार का होता है दूसरे राज्यों की तुलना में, और बहुत कुछ चीजें हमें वहां पर देखने के लिए मिलती है। यदि उस राज्य के द्वारा ये सही प्रकार से खनिजों का दोहन किया जाए तो उस राज्य के अंतर्गत हमेशा सभी प्रकार की चीजें सही रूप में देखने के लिए मिल सकती है। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से यह व्यवस्था संचालित होती है। सबसे पहली बार 1952 में भारत सरकार के द्वारा खनिज अधिनियम लाया जाता है। इसी अधिनियम को आधार बनाकर प्रत्येक राज्य सरकारें अपने यहाँ पर खनिज विकास निगम की स्थापना करती है। हमारे अपने मध्य प्रदेश के द्वारा 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की जाती है, और साथ ही साथ प्रत्येक राज्यों के द्वारा खनिज नीति भी लाई जाती है। मध्य प्रदेश के द्वारा सबसे पहली बार 1995 में पहली खनिज नीति लाई गई थी। उसके एक साल बाद 1996 में दूसरी गौण खनिज नीति लाई गई। एक प्रकार से इसे दूसरी खनिज नीति भी हम कह सकते हैं, गौण खनिज नीति। अगला यदि देखें तो खनिज नीति क्यों लाई जाती है, सबसे पहला यह प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। नए खनिजों को खोजने के लिए हमेशा नई खनिज नीति लाई जाती है, और यह देखा जाता है कि यदि उस राज्य के अंतर्गत खनिजों का उत्खनन हो रहा है, उससे वहाँ के पर्यावरण को कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। यह सभी बातें खनिज नीति के द्वारा देखी जाती है। नहीं तो ऐसा हो कोई भी वहाँ की राज्य सरकारें हो वह अपने मन मुताबिक खनिजों को उत्खनन करना शुरू कर दे, हो सकता है आने वाले समय में पर्यावरण को नुकसान हो जाए। सभी बातें इस खनिज नीति के अंतर्गत इन्वॉल्व की जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 2010 की खनिज नीति लागू है। अगला यदि देखें, खनिजों को दो वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहला वर्ग धात्विक कहलाता है। इसमें तांबा है, मैग्नीज है, लोह अयस्क आदि आते हैं। अधात्विक के अंतर्गत देखें हीरा, पन्ना, संगमरमर आदि सभी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। उसके पश्चात किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं यहां से बता रहा हूं। गोंडवाना चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो याद रखना इसमें पाया जाता है कोयला। कोयला तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे हम जानते हैं काला हीरा के उपनाम से, और कोयले के बारे में आपको पता होना चाहिए। वह कोयला सबसे अच्छा कहलाता है जिसमें
क्या होता है, कार्बन की मात्रा अच्छी होती है। यदि हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही क्या संपूर्ण भारत में मोटे तौर पर देखें तो बिटुमिनस कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। यदि किसी राज्य में कोयले के भंडार होंगे तो वहां के उद्योग धंधे सही प्रकार से चल सकते हैं, क्योंकि यह जो उद्योग धंधे होते हैं उसे चलाने के लिए कोयला एक शक्ति के रूप में कार्य करता है, कोयला एक बैकबोन के रूप में कार्य करता है। हम जानते हैं सभी चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में किस प्रकार के धात्विक तत्व पाए जाते हैं, तो याद रखना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सभी धात्विक तत्व पाए जाते हैं, जैसे तांबा है, मैग्नीज है, लोह अयस्क है, धासे धारवाड़ और धासे धात्विक तत्व याद रख लेना। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है, चीनी मिट्टी पाई जाती है, गेरू पाया जाता है। अगला यदि देखें विंध्य क्रम की चट्टानें, मैंने जब आपसे मध्य प्रदेश में पर्वतों के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसमें भारनेर या भांडेर जो है उसके अंतर्गत अपना एरिया आता है, छतरपुर पन्ना सतना वाला उसी के अंतर्गत पाया जाता है। हीरा दक्कन ट्रेप की चट्टानों में क्या पाया जाता है, हम जानते हैं दक्कन ट्रेप की चट्टानें कह लो या बेसाल्ट की चट्टानें कह लो, इनका निर्माण किससे हुआ है, लावा के ठंडा होने से हुआ है। जब यह चट्टानें टूटी कई वर्षों के बाद वहां से जो मिट्टी निकली वह काली मिट्टी पाई जाती है, तो दक्कन ट्रेप की चट्टानों में काली मिट्टी पाई जाती है। कोयले के बारे में एक और बात याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा कहलाता है, सोहागपुर कहलाता है, जो शहडोल जिले में आता है। 4142 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत यह कोयला क्षेत्र पहला है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहलाता है सिंगरौली का, जो लगभग 2377 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत फैला है। सबसे छोटा कोयला क्षेत्र जो लगभग 15.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है उसका नाम है उमरिया। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट कोयला, किसे कहते हैं, ऐसा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% हो उसे कहते हैं एंथ्रेसाइट कोयला। बिटुमिनस कोयला, ऐसा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से 80% हो उसे कहते हैं बिटुमिनस। अभी आपको बताया मध्य प्रदेश में बिटुमिनस कोयला ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यदि पूर्वोत्तर की बात करें, हम यदि देखें सीधी, सिंगरौली, शहडोल की बात करें तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे ज्यादा कोयला उत्पादित किया जाता है। यहां पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। लिग्नाइट कोयला, ऐसा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 40 से 50% होती है उसे लिग्नाइट कोयला कहते हैं। और पीट कोयला सबसे हल्का कोयला मान सकते हैं। सबसे घटिया किस्म का यदि कोई कोयला है तो वह है पीट कोयला। इस प्रकार से याद रख लेना, यदि किसी को पीट दिया जाए तो उसकी इमेज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो पीट कोयला जिसमें 40% या उससे कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है वह कोयला कहलाता है पीट कोयला। संपूर्ण बातें यहाँ पर डिस्कस हो गई। अब बात करते हैं काम की। याद करने वाले हैं सभी चीजों को। शुरुआत करते हैं नीमच से। नीमच में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है, तो याद रखना नीमच में पाया जाता है लेटेराइट। किस प्रकार से याद रखें, आप जानते हैं जो नीम का पेड़ होता है ना, उसकी जो हम देखें छाया कैसी होती है,
ठंडी होती है और ठंडी छाया के अंतर्गत हर किसी का सोने का मन करता है। उस ठंडी छाया में सोए रहो, लेटे रहो। तो लेटे से कर दो लेटेराइट, नीम से कर दो नीमच, नीमच में लेटेराइट खनिज पाया जाता है। बात करें मंदसौर की, मंदसौर में पाया जाता है स्लेट। जब भी मंदसौर का जिक्र होता है तो आपको नाम याद आता है रावण की पत्नी मंदोदरी का, और दोनों बड़े ही परम भक्त हुआ करते थे हमारे शिव भगवान के। इस प्रकार से याद रख लेना, दोनों एक स्लेट पर बम बम बोले लिखा करते थे। उन शिव भगवान की उस समय आराधना किया करते थे। मंदसौर में कर देना स्लेट पाया जाता है। स्लेट के बारे में याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है। संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो स्लेट का उत्पादन करता है। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला मंदसौर जो स्लेट का उत्पादन करता है। अगला यदि बात करें झाबुआ के बारे में बात करते हैं, मेरे आदिवासियों का गांव, मेरे सबसे अच्छे प्यारे आदिवासी, उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, एस्बेस्टस पाया जाता है, डोलामाइट पाया जाता है। याद किस प्रकार से रखे? सबसे पहले याद रखना रॉक फॉस्फेट का उपयोग काय में होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका उपयोग फॉस्फेट उर्वरक बनाने में, कृषि के अंतर्गत जो उर्वरक काम में लाए जाते हैं इसी के द्वारा, रॉक फॉस्फेट के द्वारा बनाए जाते हैं। एस्बेस्टस जो होता है एक प्रकार से अग्निरोधी पदार्थों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जितने भी अग्निशामक जो लोग होते हैं जो आग बुझाने का कार्य करते हैं वह इसी एस्बेस्टस से बने हुए कपड़े धारण करते हैं, उसके अंतर्गत इसी का भाग पाया जाता है। डोलामाइट की बात करें तो डोलामाइट भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। डोलामाइट कहते किसे है? यदि चूने के पत्थर में 40 से 45% मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाती है तो वह परिवर्तित हो जाता है डोलामाइट में। यह भी याद रखना, इसका उपयोग यदि देखें तो मुख्यतः चूना जो हम देखें सीमेंट फैक्ट्रियों के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। याद किस प्रकार से रखें? तो आपको मैंने अभी कहा कि हमारे झाबुआ के अंतर्गत जो आदिवासी भाई होते हैं ना, वह क्या है? रॉक स्टार है। वह हमेशा रॉक का कार्य करते हैं, हमेशा एक नंबर का कार्य करते हैं और वह हमेशा बेस्ट है। और उनकी यह खासियत है, हमारे आदिवासी भाइयों की भले से उनकी जान चली जाए वह किंतु जिंदगी में जो वचन दिया गया उस बात को यदि किसी को दे दी तो उस पर वह डोलते नहीं हैं। तो डोलसे से कर दो डोलामाइट, वह बेस्ट है, बेस्ट से कर दो एस्बेस्टस, और वह रॉक है, रॉक से कर दो रॉक फॉस्फेट। उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। अब नीचे आइए, बड़वानी में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? कैल्साइट पाया जाता है। किस प्रकार से याद रखे? तो याद रखना जो बड़वानी से कर दो बड़े लोग, और बड़े लोग क्या करते हैं? छोटे लोगों को, गरीब लोगों को साइड में कर देते हैं। किस में करते हैं? साइड में कर देते हैं। तो साइड से कर लो कैल्साइट, बड़ा महत्वपूर्ण है। बात करते हैं खरगोन के बारे में। खरगोन वैसे तो यदि हम देखें तो महत्वपूर्ण निमाड़ के यदि जिले देखें तो दो ही महत्वपूर्ण जिले हैं जिसके अंतर्गत खनिज तत्व हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो बड़वानी में कैल्साइट और खरगोन में नए भंडार पाए गए हैं। किसके? रॉक फॉस्फेट के। याद रखना एक वाला जो क्षेत्र आसपास वाले जितने भी जिले होते हैं उसके अंतर्गत ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ झाबुआ में ही रॉक फॉस्फेट पाया जाएगा। आसपास वाले जिलों के अंतर्गत भी यह खनिज तत्व पाए जा सकते हैं। इसीलिए खरगोन में नए भंडार मिले हैं रॉक फॉस्फेट के। अगला यदि देखें, बात करते हैं बैतूल के बारे में। बैतूल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको पता है
घड़ी बनाने का एकमात्र कारखाना हमारे मध्य प्रदेश में बैतूल में ही है। तो क्या होता है, दो दोस्त है जिनका आपस में घड़ी के कारखाने को लेकर झगड़ा हो जाता है। तो वह एक दोस्त दूसरे दोस्त को क्या कहता है, तू किसी बात को तुल मत दे, नहीं तो तेरी और मेरी फाइट हो जाएंगी, फाइट से कर लो ग्रेफाइट। और यदि तेरी और मेरी फाइट हुई ना तो मैं क्या करूंगा, इस प्लेट को, मेरी जो वेन की जो प्लेट है, वेन से कर दो वेनेडियम और प्लेट से कर दो प्लेटिनियम, इसे निकालूंगा और क्या करूंगा, वह जो टीन की है ना उससे तुझे पेल दूंगा, पैलेडियम। याद रख लेना। तो यह पांचों याद रख लेना। एक बार फिर से बताता हूं किस प्रकार से याद रखना है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है, तू किसी बात को तुल मत दे, नहीं तो तेरी और मेरी फाइट हो जाएंगी, फाइट से कर लो ग्रेफाइट। और तेरी और मेरी यदि फाइट हुई तो मैं क्या करूंगा, मेरी वेन से कर दो, वेन से कर दो वेनेडियम, इस वेन से प्लेट निकाल लूंगा, प्लेट से कर दो प्लेटिनियम, और वह टीन की बनी है, टीन से कर लो टीन, और तुझे उससे पेल दूंगा, पैलेडियम कर लो। यह पांचों को याद कर लो। टीन के बारे में, टीन बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमारा बैतूल इसका उत्पादन करता है। ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं, जो ग्रेफाइट होता है पेंसिल निर्माण के अंतर्गत इसका उपयोग होता है। यह क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए आप जानते हैं जब भी पेंसिल बनाई जाती है ना, उसके दूसरी नीप पर जो होता है, उसका दूसरा जो सिरा होता है, उसमें हमेशा कोटिंग की जाती है। यदि कोटिंग ना की जाए और बच्चे उसे मजाक मजाक में या खेल खेल में यदि किसी बिजली के सॉकेट में डाल देंगे तो वहां से विद्युत दूसरे साइड आ जाएंगी। क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। अगला यदि देखें तो प्लेटिनियम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल विदेशों के अंतर्गत जो लोग होते हैं वह सोने के बने आभूषण नहीं खरीदते, वह प्लेटिनियम के खरीदते हैं। प्लेटिनियम सबसे हल्की धातु होने के कारण इसका उपयोग वायुयान निर्माण के अंतर्गत किया जाता है। अगला यदि देखें छिंदवाड़ा के बारे में बात करें, छिंदवाड़ा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पाया जाता है फेल्सफार। किस प्रकार से याद रखें, छिंदवाड़ा के लोग कभी किसी एग्जाम में फेल नहीं होते। फेल्सफार इसी प्रकार से याद रख लो। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, यह जो सिवनी है, छिंदवाड़ा है, यहाँ पर हरे रंग का संगमरमर पाया जाता है। और यदि बात करें बालाघाट की तो बालाघाट के अंतर्गत रंगीन संगमरमर पाया जाता है। अभ्रक यदि देखें तो अभ्रक का उत्पादन भी हमारे अपने बालाघाट में होता है। यहाँ पर आप जानते हैं लांची की पहाड़ियां है। यह एक प्रकार से खनिज संसाधन युक्त एरिया देखने के लिए मिलता है। इसलिए बालाघाट में सबसे ज्यादा खनिज तत्व पाए जाते हैं। अभ्रक जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। इसी कारण इसका उपयोग विद्युत के उपकरण बनाने में किए जाता है। अगला यदि देखें मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के बारे में याद रखना, बालाघाट की एक तहसील है बेहर तहसील। मैग्नीज को लोहे के साथ मिलाकर उसकी एक मिश्र धातु बनाई जाती है जिसे जाना जाता है फेरो मैग्नीज के नाम से। और मैग्नीज के बारे में आप जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान बालाघाट में है, जो 50% मैग्नीज का उत्पादन करता है। अगला यदि देखें तांबा के बारे में देखें, जो मलाजखंड है बालाघाट का मलाजखंड, जिसे तांबा नगरी के उपनाम से जाना जाता है, यह 22% तांबे का उत्पादन करता है। और यह जो तांबे की खदान है ना 170 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी है। यहाँ पर उत्खनन 1970 से
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि जो तांबा है वो मलाज खंड के अंतर्गत पाया जाता है, इसे तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कब से उत्खनन एवं किसके द्वारा किया जा रहा है? 1970 से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। थोड़ी सी ऊपर बात करते हैं नरसिंहपुर के बारे में। यहाँ पर फायर क्ले पाया जाता है। फायर क्ले के बारे में याद रखना, इसके बारे में 1600 फ़ारेनहाइट तक यह नहीं जलता, अर्थात इसीलिए इसका उपयोग कुम्हारों के द्वारा ईंट के भट्टों में किया जाता है। इसी प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण है, याद किस प्रकार से रखे? फायर से कर लो आग, और आग का आविष्कार किसने किया था? तो नर ने किया था, तो नर से कर दो नरसिंहपुर। आगे यदि आ जाओ जबलपुर की बात करें, जबलपुर का यदि देखें एक सबसे अच्छा पर्यटन स्थल भेड़ाघाट बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी भेड़ाघाट में पाया जाता है क्या? सफेद संगमरमर। इस जो भेड़ाघाट का जो एरिया देखोगे, यदि आप वहां पर जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा वहां पर सफेद संगमरमर की चट्टानें बनी हुई है। और आप जानते हैं जबलपुर को किस उपनाम से जाना जाता है? जबलपुर को सुरमा नगरी के उपनाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा सुरमा का उत्पादन यदि कोई मध्य प्रदेश का जिला करता है तो वह है जबलपुर। उसे इंग्लिश में जाना जाता है एंटी मनी के नाम से। सेल खड़ी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सोप स्टोन टाल्क के अंतर्गत एक प्रकार से पाउडर होता है, इसका उपयोग भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका उत्पादन किया जाता है जबलपुर के अंतर्गत। यह सबसे यदि हम देखें, जिस प्रकार से डोलामाइट हमने देखा या जो जितने भी हम हीरा देखा, यह सबसे कठोर तत्व होते हैं, यह उसका अपोजिट होता है, सबसे नर्म होता है सेल खड़ी। और फ्लोराइट याद रखना और बॉक्साइट याद रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह बॉक्साइट और जितने भी लो अयस्क है वह संपूर्ण पाए जाते हैं जबलपुर के अंतर्गत। याद किस प्रकार से रखे? देखिए, जबलपुर से निकाल लो बल, जिसमें बल होगा वह क्या करेगा? बॉक्सिंग अच्छे से करेगा। और उसके जो हाथ होंगे कैसे होंगे? लोहे जैसे मजबूत होंगे। लोहे से कर दो लोह अयस्क। और वह क्या करेगा? यदि उसका कोई उसे छेड़ता है तो उसे फ्लो करके उसे राइट कर देगा और उसे सही प्रकार से खड़ा होने के लिए मजबूर कर देगा। खड़ा होने से कर दो सेल खड़ी, और उसके सामने कोई भी मर सकता है, इतना पावरफुल हो सकता है। मर से कर लो संगमरमर, और वह उसका सुरमा और हुरमा बिगाड़ देगा। सुरमा से कर लो सुरमा। अब यदि बात करें शहडोल के बारे में, शहडोल के अंतर्गत याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण खनिज तत्व पाया जाता है, आणविक खनिज तत्व। परमाणु भट्टियों के अंतर्गत इस खनिज तत्व का उपयोग होता है। यूरेनियम का मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो यूरेनियम का उत्पादन करता है शहडोल है। और इसी शहडोल के अंतर्गत कोल बेड मिथेन के भंडार प्राप्त हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को। यह भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है। कोल बेड मिथेन के भंडार कहां पर प्राप्त हुए हैं? शहडोल में। अब यदि बात करें कटनी के बारे में, कटनी को तो आप जानते हैं चूना नगरी के उपनाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा चूने का उत्पादन हमें देखने के लिए मिलता है कटनी में, इसीलिए इस एरिया में सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियां है। हम जानते चूने के बारे में यदि बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होने से इसका उपयोग सीमेंट फैक्ट्रियों में किया जाता है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए, यहां पर हम देखता है जो जबलपुर वाला भाग है, यहां पर तो सफेद संगमरमर पाया जाता है, किंतु यदि पूछे मार्बल हब कहां पर है तो याद रखना
रखना, कटनी को टिक करना। स्टोन पार्क यदि पूछे कहाँ पर है तो कटनी को टिक करना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं सिंगरौली के बारे में। सिंगरौली बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कहलाता है सिंगरौली और सबसे पश्चिमी जिला कहलाता है अलीराजपुर। सिंगरौली के अंतर्गत याद रखना, एशिया का दूसरे नंबर पर सबसे मोटी परत वाला यदि कोयला कहीं पाया जाता है तो सिंगरौली में पाया जाता है। 136 मीटर मोटी परत वाला कोयला यहाँ पर पाया जाता है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात हम जानते हैं, सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। सिंगरौली के अंतर्गत यदि किसी पर्टिकुलर शब्द की बात करें तो बेढन को हम जानते हैं ऊर्जा राजधानी के रूप में। सबसे ज्यादा ताप विद्युत केंद्र इसी एरिया के अंतर्गत लगे हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहां पर प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार हमें देखने के लिए मिलते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़े, सीधी के बारे में बात करते हैं। सीधी में पाया जाता है सोना, बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे तो यदि संपूर्ण भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत सोना यदि देखें तो सीधी के अंतर्गत एक एरिया है मझोली, वहां से किया जाता है। निकेल होता है और कोरंडम भी पाया जाता है। एक प्रकार से वहां पर एरिया है पिपरी परकोटा, उस एरिया में कोरंडम के भंडार मिले हैं। किस प्रकार से याद रखें, यह देखिए। आप जानना, सीधी से चलते हैं हम आगे। यदि कोई जो लोग होते हैं वह सीधा होता है तो उसके लोग क्या कर लेंगे, उससे सोने को छीन लेंगे, साथ ही साथ उस पर नकेल कसकर रख देंगे और क्या कर सकते हैं, उसे डमडम करने के लिए मजबूर कर देंगे। वह जैसा बोलेंगे उस व्यक्ति को वैसा नाचना पड़ेगा। इस प्रकार से याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सतना के बारे में। सतना के अंतर्गत भी चूना पत्थर ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कटनी में भी पाया जाता है। सतना के अंतर्गत पाया जाता है गेरू। और यदि पर्टिकुलर यदि हम बात करें तो एक वहां पर क्षेत्र है बेहट खदान है, जहां से चूना पत्थर भी और गेरू भी निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, याद रखना यह सतना के बारे में यहां से क्वेश्चन बना है। संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा गेरू का उत्पादन मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। यदि किसी जिले की बात करें तो सतना के द्वारा किया जाता है। रीवा को किस प्रकार से याद रखें, जिप्सम, क्वार्टज और केओलिन पाया जाता है। केओलिन का दूसरा नाम चीनी मिट्टी कहलाता है। एक रवि नाम का व्यक्ति है, उसने क्या किया, चीनी मिट्टी का व्यवसाय प्रारंभ किया और उसको इतना अच्छा लाभ होने लग गया कि वह जिप्सी से घूमने लग गया। किंतु उसे बुरी आदत लग गई क्वार्टर पीने की, अर्थात वाइन पीने की। वाइन जो आती है किसी क्वार्टर में आती है ना, तो उसे यह आदत लग गई जिससे वह तबाह हो गया। तो इसी प्रकार से तीनों याद रख लो। चीनी मिट्टी का व्यवसाय प्रारंभ किया तो चीनी मिट्टी और वह जिप्सी में घूमने लगा। जिप्सम और क्वार्टज से कर दो क्वार्टज। यह सभी बातों को याद रखना। अब बात करते हैं पन्ना के बारे में। बड़ा महत्वपूर्ण है पन्ना। पन्ना के अंतर्गत यदि देखें मच्छगांव एक खदान है। यह पन्ना की सबसे बड़ी खदान है हमारे संपूर्ण भारत में। और यदि हम देखें तो एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है संपूर्ण भारत में। केवल मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा मोटे तौर पर यदि देखें तो उत्पादन किया जाता है किसका, हीरे का उत्पादन किया जाता है। सबसे बड़ी हीरे की खदान यदि पूछ ले तो मच्छगांव खदान को टिक करना। एक हिनोता भी एक एरिया है, वहां पर एनएमडीसी अर्थात हम देखें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा वहां पर हीरे का उत्खनन किया जा रहा है। एक और स्थान है उथली, यहां से भी हीरे का उत्खनन किया जा रहा है।
ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर एक नदी है भागेन नदी। भागेन नदी जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, उसके द्वारा जो मिट्टी के ढेर बनाए जाते हैं, उसी ढेर के अंतर्गत पाया जाता है सबसे ज्यादा हीरा। और वह स्थान यदि पूछ ले तो रामखेरिया टिकरना, रामखेरिया स्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा यदि हम देखें तो हमें देखने के लिए मिलता है हीरे का उत्पादन। और छतरपुर के अंतर्गत भी वर्तमान के अंतर्गत हीरे के भंडार खोजे गए हैं। यह भंडार ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है, ग्लोबल माइनिंग कंपनी, जिसका नाम है रियो टिंटो। इसके द्वारा छतरपुर का एक तहसील है बख्शवाहा तहसील, उसमें एक एरिया है बंदेर। और वहां पर यदि बात करें उस हीरे की खदान का नाम है अंगोरा। वहां से अभी हम देखें तो उत्पादन किया जा रहा है किसका? हीरे का। और एक इस प्रकार से याद रखना कि इसके कारण जैसे ही छतरपुर के अंतर्गत हीरे के भंडार मिले हैं, भारत की जो पोजीशन है हीरे के उत्पादन में संपूर्ण विश्व में 10 नंबर पर हमारा भारत हीरे के उत्पादन में आ गया है। अगला यदि देखें तो सीसा के बारे में बात करते हैं। दतिया के अंतर्गत पाया जाता है, वैसे होशंगाबाद के अंतर्गत भी सीसे का उत्पादन होता है। सीसा जो देखे इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। ग्वालियर के बारे में यदि बात करें तो ग्वालियर में पाया जाता है लाल संगमरमर। यह भी याद रखना। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, इंदौर के बारे में बात करते हैं। इंदौर के अंतर्गत बायोडीजल बनाया जाता है। बायोडीजल कैसे बनाया जाता है इस बात को भी याद रखना। एक पेड़ आता है रतनजोत, जिसे इंग्लिश में जेट्रोफा कहते हैं। इसके बीजों को निकाला जाता है और इसी से बनाया जाता है बायोडीजल। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देवास में पाया जाता है बेराइट्स, इसी को भी याद रखना। और यदि बात करें होशंगाबाद के बारे में तो होशंगाबाद के अंतर्गत पाया जाता है टंगस्टन। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है। इसका एक अयस्क है वुल्फ्राम। और होशंगाबाद के यदि किसी पर्टिकुलर गांव की बात करें तो आगर गांव ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। पुराने समय में जो विद्युत बल्ब होते थे, आजकल तो एलईडी वगैरह आ गई, जो विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट बने होते थे वह इसी टंगस्टन से बने होते थे, क्योंकि इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है 3500 डिग्री और इसका सांकेतिक चिन्ह W होता है। लगभग सभी बातें हो चुकी है और यह संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैंने उपलब्ध करा दी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको लगभग मध्य प्रदेश के सभी खनिज तत्व एक फनी सी ट्रिक के माध्यम से मैंने याद करा दिए। हो सकता है आप लोगों को यह ट्रिक थोड़ी सी अटपटी लगे और आप यह भी सोच सकते हो कि इस प्रकार से अटपटी ढंग से किस प्रकार से याद हो सकता है। इससे यदि कोई अच्छे तरीका हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों के साथ में उसे शेयर कर लूंगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा यह कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।